बच्चों, मैं आपका अध्यापक सत्यम कुमार सिंह सबसे पहले दिन आपकी क्लास में आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। सिलेबस में आपके जो जो चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को हमें पूरे सत्र में तैयार करना है, जिससे हम कक्षा 9 की फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कंप्लीट कर सकें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहले जो चीज़ होगी वो हमारी होगी यूनिट फर्स्ट में इतिहास के संदर्भ में। इतिहास देखिए, हम लोग जो अभी तक इतिहास पढ़े हैं कक्षा 8 तक की कक्षाओं में, वो इतिहास हमने भारतीय इतिहास पढ़ा है, यानी भारतीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ा है, भारतीय कालक्रम के बारे में पढ़ा है, भारतीय घटनाओं के बारे में पढ़ा है। अब कक्षा 9 से हम जो इतिहास पढ़ेंगे वो हमारा होगा विश्व इतिहास के संदर्भ में, यानी विश्व में किन किन स्थानों पर किन किन प्रकार की कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें यूनिट फर्स्ट आपका होगा फ्रांसीसी क्रांति। यूनिट फर्स्ट के पार्ट में ही हम पहले नंबर पे जो देखेंगे वो देखेंगे पुरातन शासन व्यवस्था, यानी प्राचीन रूप में जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार से चल रही थी, उसकी समस्याएं क्या थी। दूसरे नंबर, चूंकि फ्रांसीसी क्रांति के टॉपिक में हमको सबसे पहले तो ये भी देखना होगा कि जो पहले व्यवस्थाएं चल रही थी क्या उनमें उन व्यवस्थाओं में इस प्रकार की कमियां थीं जिसके लिए मानव मतलब लोगों के इतने बड़े समूह ने एक क्रांति का स्वरूप ले लिया। तो इन सब कारणों के लिए, इन सब क्रांतिकारी समूहों में जो कारण रहे, किस किस कारण से लोगों ने एक सामाजिक रूप में, एक संगठन के रूप में क्रांति का उदय किया, उसके लिए कारण कौन कौन से थे, उसके सामाजिक तत्व क्या हैं, आर्थिक आधार क्या रहे, उसके सांस्कृतिक आधार क्या रहे, कौन कौन सी ऐसी नीतियां रहीं, इन सभी की हम चर्चा डिटेल में आपके पाठ में करेंगे। तीसरे नंबर पे जो होगा वो तात्कालीन क्रांतिकारी समूह के विचार क्या रहे, ये हम देखेंगे। चौथे नंबर पे विरासत की बात करेंगे, क्रांतिकारी यों के द्वारा जो परिणाम प्राप्त किए गए या जो परिणाम के फलस्वरूप जो एक नई व्यवस्था का उदय हुआ वो किस प्रकार का रहा। इकाई सेकेंड में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे जारवाद, राजत्व का संकट। दूसरे पे देखेंगे हम 1905 से 1917 के मध्य सामाजिक आंदोलनों की प्रकृति। तीसरे पे हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध और सोवियत राज्य की स्थापना, और चौथे में इसमें भी फिर विरासत की चर्चा हम करेंगे। इकाई 3 में हमारा दिया गया है नाजीवाद और हिटलर का उदय। इसके फर्स्ट पॉइंट पे आपको दिख रहा है सामाजिक लोकतंत्र का विकास। सेकेंड पॉइंट पे आपको पढ़ना है जर्मनी में संकट किस प्रकार के आए जिसके कारण हिटलर का उदय हुआ, इसके मूल कारण क्या रहे। हिटलर के साथ जो नाजीवाद की विचारधारा रही वह किस प्रकार की थी, नाजीवाद की विचारधारा का प्रभाव कितना था, कहाँ तक पड़ा, किन किन लोगों के ऊपर पड़ा, कितने बड़े समुदाय के रूप में इसका प्रभाव पड़ा, ये सभी चीजें हम देखेंगे। इसी के खंड 2 में हमें देखना है, इकाई 4 में आपको लिखा गया वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसके फर्स्ट पॉइंट पे जीविकोपार्जन और जंगल के बीच संबंध क्या है। सेकेंड पे हमें देखेंगे उपनिवेशवाद के अंतर्गत वन्य समाज नीतियों में हुए परिवर्तन क्या रहे। इसी में 2 केस स्टडी आपको और हमको करनी है। पहला जो होगा वो औपनिवेशिक भारत, यानी उपनिवेश के रूप में भारत जिस समय था उस समय बस्तर के संदर्भ में हमें करनी है। और दूसरा जो केस स्टडी हम लोग देखेंगे या उसकी चर्चा करेंगे या उसका एनालाइज करेंगे वह करेंगे इंडोनेशिया के संदर्भ में। इसी में इकाई 5 में हमें पढ़ना है आधुनिक विश्व में चरवाहे।
इसके पॉइंट फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे पशुचारण जीवन निर्वाह के रूप में। दूसरा, पशुचारण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तीसरा, औपनिवेशिक शासन और आधुनिक राज्य में चरवाहों का जीवन किस प्रकार रहा। इसमें भी 2 केस स्टडी हमें करनी होगी, जिसमें एक अफ्रीका के संदर्भ में और दूसरा भारत के संदर्भ में। यूनिट 6 में हमें जो करना है वो मानचित्र कार्यों को करना है। चूंकि मानचित्र कार्यों को करने के लिए हम जिस समय पाठ पढ़ रहे होंगे, आपको पढ़ा रहे होंगे, आप चाहें तो उसी समय विश्व के मानचित्र को ओपन करके जो जिन जिन स्थानों के नाम लिए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं आपको, उन स्थानों को आप पॉइंट कर सकते हैं किसी मार्कर से या पेंसिल से या हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे आपको वो स्थान साथ के साथ ही तैयार होते रहेंगे। फ्रांसीसी क्रांति में आपको नामतेस, पेरिस, मार्सेल्स। दूसरे में यूरोप के समाजवाद और रूसी क्रांति में आपको प्रथम विश्व युद्ध के जो प्रमुख देश रहे, केंद्रीय शक्तियां जो रही, मित्र शक्तियां जो रही, इन सभी चीजों को आप पॉइंट वाइज इंडिकेट करते रहेंगे पाठ के साथ ही। इसके बाद हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे सिलेबस को। भूगोल का सिलेबस में आपका जो पहला होगा वो भारत का आकार एवं स्थिति होगी। दूसरे पॉइंट पे भारत का भौतिक स्वरूप। फिर आपको इसी के सेकेंड पॉइंट पे आपको पढ़ना होगा अपवाह, जलवायु। तीसरे पे है आपका प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जनसंख्या। आपके सामने सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। आप अकॉर्डिंग सिलेबस टू नोट डाउन करते हुए रहेंगे, करते हुए चलिए साथ के साथ। भारत के आकार एवं स्थिति में हम देखेंगे राजधानियां कौन कौन सी हैं, राज्य क्या क्या हैं भारत के। फिर कर्क रेखा से संबंधित कौन कौन से राज्य हैं, कर्क रेखा की स्थिति क्या है, मकर रेखा क्या है, मानक भूमध्य रेखा कौन सी है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी। ये सभी हम मानचित्र कार्य के रूप में साथ के साथ करते हुए चलेंगे। अपवाह तंत्र में भी नदियां कौन कौन सी हैं, किन किन स्थानों से प्रवाहित होती हैं, इनका उद्गम स्थान कहाँ है, इनका अंतिम छोर किस स्थान पे है, इन सभी चीजों को आप देखते रहेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे। जलवायु भी इसी प्रकार से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन में हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो पाठ हम पढ़ रहे होंगे साथ के साथ बगल में एक मानचित्र हमारे पास उपलब्ध हो, यदि आपके पास किसी भी तरह से, या फिर मार्केट से आप ले सकें या किसी माध्यम से, या फिर उम्मीद करते हैं कि आपने सामाजिक जीवन, सामाजिक अध्ययन के बारे में आज तक पढ़ा है, भूगोल के बारे में पढ़ा है, तो आपके पास कहीं न कहीं एक मानचित्र विश्व का और एक भारत का कहीं न कहीं जरूर रखा होगा। उसे आप नोट डाउन करते रहेंगे, उसी पे इंडिकेट करते रहेंगे। इसमें हमें जो लोकतांत्रिक राजनीति यानी नागरिक शास्त्र जिसे हम कहेंगे, इसके यूनिट फर्स्ट में लोकतंत्र क्या एवं क्यों। सेकेंड पॉइंट इसका होगा संविधान निर्माण। तीसरे पॉइंट पे होगी चुनावी राजनीति। इकाई 2 में आपका फर्स्ट पॉइंट होगा संस्थाओं की कार्यप्रणाली। संस्थाएं जो भी है राष्ट्रीय स्तर पे, संसद, चाहे वह संसद हो या फिर आपका कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, इन सभी संस्थाओं की कार्यप्रणाली किस प्रकार से है। लोकतांत्रिक अधिकार जो हमें प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, कौन कौन से अधिकारों का प्रयोग किस किस आधार पे होता है, कब कब होता है। इसमें जब हम फोर्थ पार्ट में आएंगे तब हमारा आएगा इकोनॉमिक्स का सेक्शन, जिसे आप अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। इसमें आपको पालमपुर की एक कहानी बताई जाएगी, कल्पनात्मक कहानी है, जिससे संदर्भित आपको
उत्पादन की अवधारणा को समझाया जाएगा। उत्पादन या भूमि, पूंजी तथा श्रम। भूमि में उत्पादन किस प्रकार से होती है, पूंजी की लागत किस प्रकार से होगी, श्रम किस प्रकार से लगेगा, ये सभी चीजें आपको समझाई जाएंगी। बहुत डिटेल में मैं आपको कराऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एट ए टाइम आप सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, और प्रयास मेरा यही रहेगा कि चैप्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ताकि आपको याद करने में बहुत ज़्यादा समस्या ना हो, या फिर समझ बेहतर आपकी विकसित हो तो याद करने की आवश्यकता भी ना पड़े। मेरा प्रयास यही रहेगा आप लोगों से। तीसरे पॉइंट पे आपको तीसरे में निर्धनता एक चुनौती के रूप में पढ़ना है। चौथे पॉइंट पे भारत में खाद्य सुरक्षा पढ़नी है। और इन सभी के बाद हमारा जो सिलेबस है, आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा सिलेबस जो है कक्षा 9 का सामाजिक विषय से संबंधित, वह सिलेबस पूरे सत्र का कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे कक्षा 9 की परिणाम परीक्षा में यह हमारा सहयोग करेगा। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई कक्षा 9 तक की कंप्लीट करेंगे। इसमें जो सबसे पहला हम पहले शुरू किया जाएगा, वो हम लोग शुरू करेंगे भूगोल में। क्योंकि भूगोल देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, चूंकि आपने भारतीय इतिहास पहले पढ़ रखा है, इसीलिए आपको भौगोलिक जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, भौगोलिक स्थान है, ये आपको पहले मैं भूगोल प्रारंभ करूंगा, जिससे आपका जो इतिहास से जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे मदद लेकर आप इसे काफ़ी आसानी से कंप्लीट कर सकें। उसके बाद मैं आपको फिर भूगोल के पश्चात आपको इकोनॉमिक्स कराऊंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादातर जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो इंडियन रिलेटेड होगा। और एट ए टॉपिक इकोनॉमिक्स और भूगोल कंप्लीट करने के बाद, अर्थशास्त्र और भूगोल कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग इतिहास के पोर्शन पे चलेंगे, जो पूरी तरह से विश्व पे होगा। यानी पहले हम अपने बारे में जान लेंगे, अपने राष्ट्र के बारे में जान लेंगे, जो अभी तक जाने हैं उस जानकारी को हम एक बार रिपीट कर लेंगे, सुदृढ़ कर लेंगे। उसके बाद हम विश्व की चर्चा करेंगे, ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो स्थायी रूप से बनी रहे।